नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल का स्वागत अगर किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर करना चाहते हैं तो पहले से करनी पड़ेगी तैयारी। शहर से बाहर हो या फिर देश से बाहर जाने का प्लान हो, ट्रैवल बजट की कैसे करें तैयारी जिससे आप बिना किसी टेंशन के अपने परिवार के साथ आराम से छुट्टियां बिता सकते हैं। इसी पर करने वाले हैं आज हम आपको गाइड, और हमारे साथ है खास मेहमान ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं। साल का वो समय आ गया है जब हर कोई इंतजार कर रहा है कि नए साल का स्वागत किसी खास जगह पर किया जाए। कुछ लोग देश में ही अपने शहर से बाहर, या कुछ लोग देश से बाहर प्लानिंग अभी कर रहे होंगे, कईयों की हो भी गई होगी। लेकिन इतनी व्यस्तता है, इतने लास्ट टाइम मिनट प्लान्स हैं, उसमें कई लोग प्लान नहीं कर पाते हैं। कोशिश करेंगे लास्ट मिनट प्लानिंग कैसे आप कर सकते हैं और कैसे बजट में रहते हुए एक शानदार वेकेशन आप प्लान कर सकते हैं। इसलिए हम आपकी मदद इसमें चाहते हैं, वेकेशन प्लानिंग की। सबसे पहले जब हम कोई खर्चा करने की सोचते हैं पंकज जी, हम एक बजट बना लेते हैं कि हाँ, महीने का बजट इतना होगा, इतने पैसे हमने रखे हैं इस सामान के लिए, या ये हमें खर्चा करना है। तो जब ट्रैवल करना होता है, कितने लोग ट्रैवल बजट बनाते हैं और बिल्कुल उस पर स्टिक रहते हैं? जी, स्वाति नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। और कई इन्वेस्टर्स, कई लोग अपने फाइनेंशियल प्लान में इसको कंसिडर करते हैं। एक प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि हमें वैकेशन में जाना है, लेकिन उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि जब भी छुट्टियां आती हैं या न्यू ईयर या क्रिसमस का टाइम आता है, दिवाली की छुट्टी होती है, तो विदाउट प्लानिंग भी कई बार लोग घूमने जाना चाहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कहीं आसपास जाना है या फिर दूर या फिर देश से बाहर जाने का आपका मन है। तो जैसा आपने कहा शुरुआत में ही कि उसके लिए जरूरी है कि बजट बनाया जाए। आपने अगर पहले से प्लानिंग करके अलग से फंड इकट्ठा नहीं भी किया है, तो ये बात तो आपको तय करनी होगी कि आप कितना पैसा इस पर खर्च करना चाहेंगे और कितना खर्च कर सकेंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग के अभाव में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरी बात, कुछ पैसा जो रखा होता है इमरजेंसी के लिए, उस वक्त ये सोच के कि ठीक है इमरजेंसी जब आएगी फिर देख लेंगे, लेकिन उस पैसे को घूमने फिरने के लिए खर्च कर दिया जाता है, जो कि शायद कई केसेस में गलत साबित हो सकता है। इसके लिए मेरी सलाह तो यही है कि यदि आप बिना प्लानिंग के भी, यानी कि आपने एडवांस में प्लानिंग नहीं की थी और कुछ समय पहले आपको ऐसा लगता है कि चलो टाइम है, छुट्टियां मिल रही हैं और घूमने जाएं, तो आप बजट जरूर बनाएं। ये तय कर लें कि कितना पैसा आप इसके लिए खर्च कर पाएंगे, जिससे आपकी जो बाकी जरूरतें हैं या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। पंकज, ये तो बात हुई ट्रैवल बजट की, क्योंकि फिजूल खर्ची से बचना है तो आपको अपने बजट पे टिके रहना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार अनप्लान्ड खर्चे भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, जिससे कि एंड मोमेंट पे, जैसे पंकज जी ने बोला कि इमरजेंसी फंड या कोई जरूरी प्लानिंग के लिए खर्च रखा है, आप उसमें से पैसे निकालकर वेकेशन की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इसका ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल फंड बनाना कितना जरूरी है पंकज जी? जैसे अभी ये तो हम लास्ट मिनट ट्रैवल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम प्लान करते हैं कि आज से 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद एक अच्छी सी फॉरेन वेकेशन प्लान करेंगे। बाकायदा हमारे पास जो सवाल आते हैं व्यूअर्स के, उसमें उनका वन ऑफ द गोल्स होता है कि उन्हें फॉरेन लोकेशन पर वेकेशन स्पेंड करनी है। तो ट्रैवल फंड की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रैवल फंड कितना होना चाहिए, कब से बनाएं, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ट्रैवल फंड के पैसे पार्क करने चाहिए? बिल्कुल स्वाति, पहली बात तो यह है कि ट्रैवल प्लानिंग जो है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो आप जब भी जिस एज में अपना प्लान बना रहे हैं, उसी वक्त ये डिसाइड करेंगे कितने साल के बाद या रेगुलरली, हो सकता है आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि हर साल मुझे बाहर घूमने जाना है और उसके लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, सो दैट यदि मैं ऐसा कहूं कि 5 साल के बाद हर साल मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन यदि उतनी लंबी प्लानिंग नहीं भी की है और आपको साल के शुरुआत में ऐसा लगता है कि मुझे अब इस साल के एंड में कहीं घूमने जाना है, तो हो सकता है कि आप जल्दी डिसाइड करें, लेकिन आपके पास में 6-7 महीने या साल भर का टाइम है। उस तरह से भी प्लानिंग की जा सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर यह है
कि यदि आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हो कि 5 साल के बाद मैं हर साल घूमने जाया करूंगा, तो 5 साल तक आप कुछ अलग तरह की स्कीम्स में या जो भी एसेट क्लासेस है वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसा हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा डिसाइड किया, इस साल सोचा कुछ महीने पहले कि दिवाली पर घूमने जाना है, न्यू ईयर क्रिसमस पर घूमने जाना है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसे में क्योंकि अगर अपने पास 6 महीने या 9 महीने 10 महीने का टाइम है घूमने जाने से पहले अपने प्लान किया है, तो ऐसे में बहुत रिस्क तो आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको चाहे वो बैंक की आरडी हो या फिर म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीम्स जहां पर रिस्क कम हो, जैसे कि लिक्विड फंड्स या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इस तरह के फंड्स में भी एसआईपी की जा सकती है। तो यहां पर आपने 6 महीने साल भर की एसआईपी की और जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे से आप घूमने चले गए। या ऐसा भी हो सकता है कि मार्च में आपको बोनस मिला, अप्रैल में बोनस मिला, तो आपने ऑलरेडी बोनस साइड में रख दिया कि इस साल इस बोनस को हम न्यू ईयर पे खर्च करेंगे। तो इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके पास थोड़ा समय हो, उससे पहले ही जो पैसा आया हो या फिर आप प्लान कर रहे हो, और उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करें कि थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिले लेकिन रिस्क कम हो वहां पर, और जब चाहे तब पैसा वो निकल जाए। तो ये एडवांस में प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। कई बार प्लान नहीं कर पाते हैं पंकज जी कि आपका ट्रैवल करने का मन तो कर रहा है, फैमिली भी कह रही है कि बहुत टाइम हो गया कि एक अच्छा सा फॉरेन ट्रैवल या फिर कहीं देश में कहीं पर बाहर घूमने नहीं गए, व्यस्तता के कारण या बहुत सारे रीजंस के कारण ट्रैवल करना है पर उतना फंड नहीं है। तो ट्रैवल लोन लेकर भी लोग ट्रैवल करते हैं, और अभी तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज है जहां पर ट्रैवल लोन भी उपलब्ध होता है, वीकेंड लोन्स और स्मॉल टिकट लोन्स, स्मॉल साइज टिकट लोन्स मिलते हैं। कितना एडवाइजेबल है ये लोन लेकर ट्रैवल करना? स्वाति देखिए, जो हमारे लिए लाइबिलिटी है वो बैंक के लिए एक असेट है। तो बैंक्स तो आजकल फोन कर करके आपको बोलते हैं कि लोन ले लीजिए, और आपने जैसे कहा कि मुझे लोन की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं है, तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि कोई बात नहीं, आप घूमने चले जाइए लोन लेकर। तो जैसा आपने कहा, ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है कि लोग मतलब पर्सनल लोन तो लिया ही जाता था, पर पहले जरूरत के लिए लेते थे, बट अभी घूमने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन मेरी सलाह तो ये होगी कि पहली बात, यदि आपने प्लानिंग नहीं की है तो, और आपका मन है कि छुट्टियां मिल रही हैं, घूमने जाना है, तो आप उसके लिए खर्चा कम कीजिए। अगले साल बड़ा प्लान कर सकते हैं। अगर इस साल आपने प्लान नहीं किया था तो जितना आपके पास थोड़ा पैसा साइड में रखा है कि दूसरी चीजों में रखा हुआ था, बट आपको लगता है कि थोड़ा पैसा उसमें से आप बचा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप छोटी प्लानिंग करके छोटी जगह पर, आसपास की जगह पर जाइए घूमने के लिए, लोन ना लें। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि लोन वगैरह लेना है, तो आप ये जरूर देखिए कि कितनी जल्दी उसको आप रीपे कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने लायबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसे में यदि आपको लोन लेना भी पड़ता है और आप कंफर्टेबल हैं, तो जरूर ऐसे लें कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसका भुगतान करें, तभी आप लें। लेकिन यदि आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे बहुत ज्यादा, और कई बार देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास 1 महीने में आने वाला है, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन बिल की जो ड्यू डेट है, क्योंकि अक्सर अगर आपके बिलिंग साइकिल अभी स्टार्ट हुई है तो 40 से 50 डेज का टाइम मिल जाता है आपको, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड पर कई बार ऑफर भी होते हैं, तो इस तरह से भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बट जहां तक हो सके आप अगर लोन से बचें इस तरह के खर्चों के लिए, स्पेशली बाहर घूमने के लिए, तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लोन के अलावा इंश्योरेंस का भी हो जाता है पंकज जी। कई बार शायद कई लोग नजरअंदाज करते हैं कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है या नहीं है, पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, कैसे ट्रैवल के लिए लेना चाहिए और क्यों, क्या है इसके फायदे? स्वाति, ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लेना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तब तो सभी लोग करीब करीब इंश्योरेंस बाय करते हैं। उसका एक वजह ये भी होती है कि कई कंट्रीज में वीजा की रिक्वायरमेंट भी है कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जब आप करते हैं तो वहां पर आपके जो डोमेस्टिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो काम नहीं करती है। इसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए भी अक्सर लिया जाता है, लेकिन जब डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं लोग तो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि हर व्यक्ति को ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक तो वजह इसकी ये है कि प्रीमियम बहुत कम होता है।
क्योंकि आपका जो ट्रेवल होता है वो 7 दिन 10 दिन इस तरह का होगा लगभग, तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम जो होता है काफी कम होता है। लेकिन फायदे की बात करें तो बहुत फायदे हैं। इंटरनेशनल की हम बात करें तो वहां पर तो डेफिनेटली आपका पासपोर्ट खोने से लेकर और आपका मेडिकल एक्सपेंसेस तक कवर होते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी है, किसी वजह से अगर कुछ सामान चोरी हो जाता है या फिर आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है, वो सब कवर होता ही है। लेकिन डोमेस्टिक में भी आपकी यदि ट्रिप कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट डिले हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, यहां तक कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में यह भी कवर होता है कि यदि आप बाहर घूमने गए और पीछे घर में कोई नुकसान हो गया, मतलब आपके पास हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस बाय किया हुआ है, और यदि उसका एक फीचर है कि उस दौरान घर में चोरी हो जाती है तो भी वो कवर होगी। इवन जो ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाती है। तो इसके लिए आप उसके फीचर्स देखें। लेकिन आप कहीं भी अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो हो सके तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर बाय करें। तो ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी छुट्टियों को बेफिक्र रखने के लिए। ट्रैवल टिप्स क्या रहेंगे पंकज, ये समझना जरूरी है। मतलब एक बेफिक्र छुट्टी मनानी है तो उसकी गाइड क्या हो, किन बातों का ख्याल रखें, और जो तैयारियां कुछ एडवांस में करनी है वो कौन कौन सी है? बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि आप ना बजट बनाएं, वो बहुत ही जरूरी है ताकि फिजूल खर्ची ना हो। दूसरी बात यह है कि आपके जो होटल बुकिंग है, फ्लाइट की बुकिंग है, वो आप एडवांस में करें ताकि आपको थोड़े से कम रेट्स पर ये सब सुविधाएं मिल सकें। अदरवाइज आप जितना क्लोज टू योर ट्रेवल डेट आप बुकिंग करेंगे, ये महंगा हो जाता है। अच्छा स्वाति, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के मन में एक शंका होती है कि कहीं मैंने एडवांस में अगर फ्लाइट टिकट बुक कर ली और लास्ट मोमेंट पे प्लान नहीं बन पाया, छुट्टी नहीं मिल पाई, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर क्योंकि फ्लाइट तो कैंसिल करते हैं तो उस केस में नुकसान काफी हो जाता है, रिफंड काफी कम मिलता है। लेकिन आजकल करीब करीब सभी एयरलाइंस के पास में एक सुविधा है फ्लेक्सी फेयर की। और फ्लेक्सी फेयर में ये होता है कि अगर आपने थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर करनी होगी टिकट बुक करते समय, लेकिन यदि फ्लाइट आपको पोस्टपोन करनी पड़े, रीशेड्यूल करनी पड़े अपनी डेट ऑफ जर्नी, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। इवन यदि कैंसिल भी करनी पड़े तो आपका रिफंड काफी ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर टू यदि आपने फ्लेक्सी प्लान नहीं लिया हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर एडवांस में आपको लगता है कि हम लोग बुक कर लें, चाहे ये गारंटी ना हो कि उस वक्त छुट्टी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो भी बेहतर है कि आप एडवांस में ही बुकिंग करें लेकिन फ्लेक्सी प्लान ले लें। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमने अभी बात की इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आप जरूर बाई करें जब भी आप ट्रेवल प्लान करते हैं। और एक चीज और भी है, आजकल बहुत सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड पर आपको कुछ कैशबैक के ऑफर देते हैं या फिर किसी तरह की छूट देते हैं। तो ये भी आप देख लें कि जो भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है, यदि उस पर कोई ऑफर चल रहा है तो उसका आप लाभ ले सकें। यानी कि बहुत सारी जो ट्रेवल एजेंसीज हैं उनके साथ में उनका टाई अप होता है, वो विन विन होता है उन लोगों के लिए कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके क्रेडिट कार्ड कंपनीज का फायदा होता है और साथ ही ट्रेवल एजेंसी जानती हैं कि उनकी थ्रू बुकिंग होगी तो उनका फायदा होगा। बट आप एज अ कस्टमर इसका फायदा ले सकते हैं, इस पर भी आप जरूर ध्यान दें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि क्रेडिट कार्ड का यूज, ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि क्रेडिट लिमिट है, तो आप जब प्लान नहीं करते हैं तो बहुत बेफिजूल खर्ची हो जाती है। उससे बचना चाहिए, जितना पैसा आपके पास हो उसी को आप खर्च करें। ओके, तो ट्रैवल टिप्स क्या है ये पंकज जी ने बताया। किसी भी वेकेशन को प्लान करने से पहले थोड़ी तैयारी आप इसलिए करें जिससे कि वेकेशन के समय आप बेफिक्र होकर घूमें फिरें और अपने आप को एंजॉय करें। चलिए, ये तो हमने बात की वेकेशन प्लानिंग की। मनी गुरु में आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल, और एक कॉलर से भी करते हैं बात। हमारे साथ हैं मुकेश देशमुख औरंगाबाद से। मुकेश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैं 7 SIPs में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी भेजा है। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि जो मैंने SIPs में जो अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो SIPs के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि मैं सही SIPs में लगाया, मतलब चल रहा है मेरा। एंड दूसरा है कि जो मेरी SIPs है उसमें एक्सिस फोकस 25 फंड का प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, उसमें -0.1 0.2 का आ रहा है उसमें।
तो उसके ऊपर मुझे जानकारी चाहिए कि मैं उसी में कंटिन्यू करूँ कि उसमें स्विच करूँ। एंड अभी मैं 5 साल से कर रहा हूँ मेरा एसआईपी, तो मेरा अभी 13 लाख का कॉर्पस हुआ है, तो 1 करोड़ मेरा टारगेट है। तो उसके लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? और मेरा टारगेट है कि रिटायरमेंट तक मुझे 1 करोड़ मिलना चाहिए। रिटायरमेंट तक 1 करोड़ का लक्ष्य, ऑलरेडी 25,000 महीना की एसआईपी इनकी चल रही है। फंड्स की डिटेल्स पंकज जी आपके पास भी है, स्पेशली इनको कंसर्न एक्सिस फोकस 25 पर है, जिसने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। मुकेश जी को क्या सलाह रहेगी आपकी? पंकज जी, कैसी प्लानिंग लग रही है आपको? एसआईपी काफी है इनकी? जी, मुकेश जी, मैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके। पहले बात करते हैं कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी अगर आपके पास में 13 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और आप 25,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हो, और क्योंकि 17 से लेके 15 साल की आप बात कर रहे हो, तो ऑलरेडी मतलब 5 साल हो चुके हैं इसमें आपने ये पैसे इकट्ठा किया 13 लाख, और अगले 10 साल में आपको करीब जरूरत पड़ेगी 1 करोड़ की, आप कह रहे हैं। अगर मैं 12% के रिटर्न एक्सपेक्ट करूं यहां पर, CAGR जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको करीब करीब 94 लाख रुपीस बनते हैं। तो पहली सलाह तो यह है कि आप 2,000 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ताकि आप आसानी से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सके। दूसरी सलाह यह है कि जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, एक्सिस फोकस्ड फंड, एक्सिस फोकस्ड 25 फंड्स का परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट 1 ईयर में तो काफी खराब रहा है, तो जिसकी वजह से आप लास्ट 3 इयर्स का भी देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन इसका जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है, यदि उसको आप देखें तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब ये, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस यहां पर बियर कर चुके हो, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न काफी नेगेटिव रहे हैं, तो अब ऐसे में निकलने से अच्छा ये रहेगा कि अब यहां से मुझे उम्मीद है अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप यहां पर बने रहिए, तो शायद आपका लॉस भी रिकवर होगा और आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरी बात, जो आपके पास एग्जिस्टिंग दूसरी स्कीम्स भी हैं, वहां पर मेरी सलाह होगी कि आप HDFC टॉप 100 फंड में अपनी एसआईपी बंद कर दें, क्योंकि एक प्योर लार्ज कैप फंड है और आपके पास दूसरे लार्ज कैप फंड्स भी हैं। तो सलाह ये होगी इसकी जगह पर, यदि आप अपने एग्जिस्टिंग फंड जैसे कि मेरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड आपके पास है, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो उस फंड में आप एसआईपी बढ़ा लें। उसके अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड आपके पास है, जो कि एक मिड कैप फंड है, उस फंड में आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो जो एसआईपी आप बंद कर रहे हैं वो, और अगर आप 2,000 की एसआईपी बढ़ा रहे हैं जैसा मैंने कहा, तो उसको आप इन 2 स्कीम में बढ़ा लें, स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाकी स्कीम सब ठीक ठाक हैं। तो पहली बात, आपको 2,000 रुपए से बढ़ानी चाहिए अपनी एसआईपी। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि फोकस फंड में आप बने रहे फिलहाल, उसका पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लग रहा है। और तीसरी बात, HDFC टॉप 100 फंड की जगह पे आप बाकी दूसरी जो स्कीम्स मैंने बताई 2 आपको, उनमें एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएं। और एक बात और लास्ट कहूंगा, हो सके तो समय के साथ अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें, क्योंकि 10 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं बचेगी, इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसा हो सके समय के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें। ओके, तो ये रही मुकेश जी को सलाह। अगले कॉलर से बात करते हैं, नवी मुंबई से विनायक हमारे साथ है। विनायक जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? आप और आपकी वाइफ दोनों अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में और बताएंगे? यस, गुड इवनिंग। मैं और मेरे वाइफ के 2 अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो उसमें मैं एसआईपी कर रहा हूँ, दोनों मिला के लगभग 28,000 का। तो मुझे जस्ट जानना था कि अगर मैं ये दोनों पोर्टफोलियो अलग अलग करके समझूं पैरेलल, तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सही है या मुझे कुछ उसमें बदलाव करने की जरूरत है? ठीक है। विनायक जी, उम्र क्या है आपकी? 43। 43। 10 साल में आपने जितना आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 करोड़ के लक्ष्य की आपने बात कही, सही है? दस साल में 2 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं विनायक जी? यस, फॉर माय रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट के लिए। पंकज जी, क्या ये इन्फॉर्मेशन काफी इनके पोर्टफोलियो को देखने और समझने के लिए और आपकी सलाह के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए विनायक जी, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लंबा वक्त है, तो आप कंफर्टेबल है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। उस हिसाब से
मतलब क्योंकि अगर लंबे वक्त में हमें रिटर्न अच्छे अर्न करने हैं तो हमारा ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, और आप उस बात को समझते हैं। तो मैं कोई बात बताऊंगा विनायक जी की पहली बात, आपने अभी तक जो पैसा इकट्ठा किया है 20 लाख रुपए, आप बोल रहे हैं कि आपके पास लमसम में इकट्ठा हो गया है, और प्लस आप एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर मैं 12% का CAGR एज्यूम करूं, ये मान के कि इक्विटी फंड्स में निवेश कर रहे हैं और लंबे वक्त में एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 12% का, तो आपके पास करीब 1 करोड़ 16 लाख दोनों का मिला के हो पाएगा। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपको करने हैं 2 करोड़ इकट्ठे, तो आपको पर मंथ की SIP करनी होगी 45,000 रुपीज की शुरू में, और उसके अलावा हर साल आपको इस अमाउंट को बढ़ाना भी होगा मिनिमम 10% से, तब ये आपका इकट्ठा हो पाएगा 2 करोड़ रुपए। क्योंकि टाइम कम है, 10 साल की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने बोला कि दोनों का हस्बैंड वाइफ का पोर्टफोलियो अलग अलग देखें, तो आपके पोर्टफोलियो में आपने बहुत सारे लार्ज कैप फंड रखे हुए हैं। हालांकि लार्ज कैप फंड जरूर होने चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन आपको थोड़े से लंबी अवधि को देखते हुए और रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है, मैं ये कहूंगा कि आप यहां पर उसकी जगह जैसे 2 लार्ज कैप फंड आपके पास हैं, तो आप उसमें से एक लार्ज कैप फंड से निकल जाएं, बल्कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड रखेंगे तो बेटर होगा। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड वैसे भी आपके पास है ऑलरेडी, उसमें आप अमाउंट को बढ़ा लें। जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप आपके पास है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसमें आप अमाउंट बढ़ाएं, और जो लार्ज कैप फंड है वहां पर अपना एक्सपोजर कम कर दे, वो बेटर रहेगा। बाकी सारे फंड्स अच्छे हैं, उसमें आप इन्वेस्टेड रहें, बट अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर 2 करोड़ इकट्ठा करना है। ओके, तो विनायक जी आप समझ गए होंगे हमारे आज के एक्सपर्ट पंकज मटपाल ने आपको किन बदलावों के बारे में कहा है। इस पर गौर कीजिए, और बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए। पंकज जी आपका भी धन्यवाद करते हैं हम आज के शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।